नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं निगम लेखांकन और निगम लेखांकन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कंपनियों का एकीकरण, अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। कंपनियों के एकीकरण में हमने पढ़ा कि वर्तमान में कार्य कर रही किन्हीं दो कंपनियों का समापन कर उनके स्थान पर एक नई कंपनी की स्थापना कर दी जाती है। एकीकरण का एक दूसरा प्रारूप भी हमने पढ़ा जिसे संविलयन एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसमें जो एकीकरण में जाने वाली कंपनियों में से किसी एक कंपनी का अस्तित्व बनाए रखा जाता है और बाकी अन्य कंपनियों का समापन कर दिया जाता है। तो जो कंपनियां समापन में गई है उन कंपनियों के व्यवसाय यानी कि उन कंपनियों की संपत्तियों और दायित्वों को संविलयन करने वाली कंपनी को हस्तांतरित कर दिया जाता है। यानी कि संविलयन में किसी एक कंपनी के अस्तित्व को बनाए रखा जाता है और बाकी अन्य कंपनियों का समापन कर दिया जाता है। और जिस कंपनी का अस्तित्व बनाए रखा जाता है वह कंपनी जो है आर्थिक रूप से अधिक सुदृढ़ होती है। इसका एक तीसरा प्रारूप भी हमने पढ़ा जिसको हम बाह्य पुनर्निर्माण कहते हैं। इसके अंतर्गत एक ही कंपनी होती है और उस कंपनी का समापन कर दिया जाता है और पुरानी कंपनी की जगह एक नई कंपनी की स्थापना की जाती है। और जो कंपनियां एकीकरण में जो कंपनियां अपने व्यवसाय को हस्तांतरित करती है यानी कि अपनी संपत्तियां और दायित्वों को हस्तांतरित करती हैं वे कंपनियां हस्तांतरक कंपनियां या विक्रेता कंपनियां कहलाती हैं। और जो कंपनी एकीकरण के फलस्वरूप समापन हुई कंपनियों के व्यवसाय को खरीदती है या फिर समापन में गई कंपनियों की संपत्तियों और दायित्वों को खरीदती है वह कंपनी क्रेता कंपनी कहलाती है। तो जो कंपनी एकीकरण के फलस्वरूप स्थापना में आई है, अस्तित्व में आई है, वो कंपनी क्रेता कंपनी या हस्तांतरित कंपनी कहलाती है। और जिन कंपनियों का एकीकरण के फलस्वरूप समापन हो गया है वे कंपनियां विक्रेता या हस्तांतरक कंपनी कहलाती है। तो क्रेता कंपनी द्वारा जब विक्रेता कंपनी की संपत्तियों और दायित्वों को खरीदा जाता है तो क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी के व्यवसाय को यानी कि संपत्तियों और दायित्वों को दो प्रकार से खरीद सकती है। पहला प्रकार है विलय और दूसरा प्रकार है क्रय। तो अगर विलय के रूप में विक्रेता कंपनी की संपत्तियों और दायित्वों को खरीदती है तो ऐसा एकीकरण विलय की प्रकृति का एकीकरण कहलाता है। और अगर क्रय के रूप में क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी की संपत्तियों और दायित्वों को खरीदती है तो ऐसा एकीकरण क्रय की प्रकृति का एकीकरण कहलाता है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि विलय की प्रकृति के एकीकरण और क्रय की प्रकृति के एकीकरण में क्या अंतर है। तो हम बात करेंगे विलय की प्रकृति के एकीकरण और क्रय की प्रकृति के एकीकरण में अंतर। और अंतर ज्ञात करने के लिए हमने प्रमुख कुछ आधार लिए हैं जिनमें से पहला है खातों का एकीकरण। तो विलय की प्रकृति के एकीकरण में दोनों कंपनियों का यानी कि क्रेता कंपनी और विक्रेता कंपनी दोनों कंपनियों के खातों का पूर्णतया एकीकरण हो जाता है। जबकि क्रय की प्रकृति के एकीकरण में क्रेता कंपनी और विक्रेता कंपनी के खातों का आंशिक एकीकरण होता है। दूसरा अंतर का आधार है संपत्तियों एवं दायित्वों का समायोजन। विलय की प्रकृति के एकीकरण में क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी की सभी संपत्तियों, सभी दायित्वों, संचयों आदि को खरीद लिया जाता है यानी कि सभी संपत्तियों, दायित्वों, संचयों और अधिकों का समायोजन क्रेता कंपनी की पुस्तकों में कर लिया जाता है। जबकि क्रय की प्रकृति के एकीकरण में क्रेता कंपनी द्वारा केवल शुद्ध संपत्तियों और दायित्वों का ही अपनी पुस्तकों में समायोजन किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि विलय की प्रकृति के एकीकरण में विक्रेता कंपनी की सभी संपत्तियां, सभी दायित्व, संचय और अधिक के क्रेता कंपनी के बन जाते हैं। लेकिन क्रय की प्रकृति के एकीकरण में क्रेता कंपनी के पास में यह विकल्प होता है कि वो अपनी मन मर्जी से संपत्तियां और दायित्व खरीदे। ख्याति या पूंजी संचय। क्रेता कंपनी द्वारा जब विक्रेता कंपनी की संपत्तियां और दायित्व खरीदे जाते हैं तो उसके बदले में विक्रेता कंपनी के अंशधारियों को एक राशि का भुगतान किया जाता है जो क्रय प्रतिफल कहलाता है। तो क्रय प्रतिफल की गणना संपत्तियों के मूल्यों के योग में से दायित्वों के मूल्यों का योग घटाने के बाद में शुद्ध संपत्तियों की राशि के बराबर माना जाता है। तो अगर क्रय प्रतिफल शुद्ध संपत्तियों की राशि से ज्यादा है तो क्रय की प्रकृति के एकीकरण में उसको ख्याति के रूप में दर्शाया जाता है। और शुद्ध संपत्तियों की राशि से अगर क्रय प्रतिफल की राशि कम है
तो क्रय की प्रकृति के एकीकरण में उसको पूंजी संचय के रूप में दिखाया जाता है, जबकि विलय की प्रकृति के एकीकरण में ऐसा नहीं किया जाता। तो अगर शुद्ध संपत्तियों की राशि से क्रय प्रतिफल की राशि ज्यादा है तो क्रय की प्रकृति के एकीकरण में उसको ख्याति माना जाता है, और अगर शुद्ध संपत्तियों की राशि से क्रय प्रतिफल की राशि कम है तो क्रय की प्रकृति के एकीकरण में उसको पूंजी संचय कैपिटल रिजर्व माना जाता है, लेकिन विलय की प्रकृति के एकीकरण में ऐसा नहीं किया जाता। चौथा आधार है अंतर का, संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। विलय की प्रकृति के एकीकरण में क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी की संपत्तियां और दायित्व पुस्तक मूल्य पर लिए जाते हैं, उनका पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता, जबकि क्रय की प्रकृति के एकीकरण के समय विक्रेता कंपनी की संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। अगला आधार है संचयों का समायोजन। विलय की प्रकृति के एकीकरण में क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी के सभी संचयों का अपनी पुस्तकों में समायोजन कर लिया जाता है, यानी कि विक्रेता कंपनी के जो भी रिजर्व्स हैं, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व हो, कोई अदर रिजर्व हो, सरप्लस हो, उन सब को क्रेता कंपनी द्वारा अपनी पुस्तकों में मिला लिया जाता है, अपनी पुस्तकों में समायोजित कर लिया जाता है। जबकि क्रय की प्रकृति के एकीकरण में क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी के संचयों और आधिक्यों को अपनी पुस्तकों में मिलाया नहीं जाता, उनका समायोजन नहीं किया जाता, केवल वैधानिक संचयों को छोड़कर। तो क्रय की प्रकृति के एकीकरण में केवल वैधानिक संचयों को ही अपनी पुस्तकों में मिलाया जाता है, वैधानिक संचयों का ही क्रेता कंपनी द्वारा समायोजन किया जाता है। वैधानिक संचय जो हैं ये किसी कानून के अंतर्गत ये संचय बनाए जाते हैं और इनको किसी एक निश्चित अवधि तक बनाए रखना होता है। इसलिए विक्रेता कंपनी के पास जो वैधानिक संचय हैं उनको एकीकरण के बाद में क्रेता कंपनी द्वारा बनाए रखा जाता है। तो कानून के अंतर्गत जो अवधि निर्धारित की गई है उस अवधि तक क्रेता कंपनी द्वारा इन वैधानिक संचयों को बनाए रखा जाता है और उसके बाद इन संचयों को समाप्त कर दिया जाता है। तो इन संचयों के संबंध में क्रय की प्रकृति के एकीकरण में क्रेता कंपनी की पुस्तकों में एंट्री की जाती है अमालगमेशन, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स अकाउंट। जो भी वैधानिक संचय हैं उनको क्रेडिट किया जाता है और एक खाता खोला जाता है अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। इन संचयों को क्रेता कंपनी के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस वाले हेडिंग में इनको दिखाया जाता रहता है, और साथ ही साथ जो अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट खोला गया है उसको संपत्तियों की तरफ इनको एसेट साइड में दिखाया जाता है, नॉन करंट एसेट्स में अदर नॉन करंट एसेट्स के अंतर्गत अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट को दिखाया जाता है। और जब इन वैधानिक संचयों की अवधि समाप्त हो जाती है तो इन संचयों को समाप्त करने के लिए इसकी एक विपरीत प्रविष्टि यानी एक रिवर्स एंट्री कर दी जाती है। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है और अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। अंतर का छठा आधार है क्रय प्रतिफल का भुगतान। तो विलय की प्रकृति के एकीकरण में क्रय प्रतिफल केवल अंशों के रूप में ही किया जा सकता है। क्रय प्रतिफल का भुगतान विक्रेता कंपनी के अंशधारियों को ही किया जाता है, चाहे जो एकीकरण है वो विलय की प्रकृति का हो या क्रय की प्रकृति का हो। लेकिन विलय की प्रकृति के एकीकरण में जब विक्रेता कंपनी के अंशधारियों को क्रय प्रतिफल का भुगतान किया जाता है तो क्रय प्रतिफल का भुगतान केवल क्रेता कंपनी द्वारा अंशों में ही किया जाना चाहिए। लेकिन क्रय की प्रकृति के एकीकरण में क्रय प्रतिफल का भुगतान अंशों के अलावा नगद में किया जा सकता है, अन्य किसी प्रतिभूतियों में किया जा सकता है, या फिर संपत्तियों के रूप में भी क्रय प्रतिफल का भुगतान किया जा सकता है। और अंतर का जो अंतिम प्रमुख आधार है वो है अंशधारिता। विलय की प्रकृति के एकीकरण में विक्रेता कंपनी के 90% अंशधारी क्रेता कंपनी के अंशधारी बनने चाहिए। अगर 90% से कम अंशधारी क्रेता कंपनी के अंशधारी बनने को सहमत होते हैं तो ऐसा एकीकरण विलय की प्रकृति का एकीकरण नहीं कहलाता, जबकि क्रय की प्रकृति के एकीकरण में ऐसा कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं किया हुआ है। तो ये कुछ विलय की प्रकृति के एकीकरण और क्रय की प्रकृति के एकीकरण के प्रमुख अंतर हमने आज की क्लास में जाने। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।